जून 16 पेपर 1 वेरिएंट 2 सही है। वालेकुम सलाम। सबसे पहला क्वेश्चन, इन 2007 देयर वाज अ वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज ऑफ ऑयल। सही है। तो शॉर्टेज का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी डिमांड एक्सीड कर रही है क्वांटिटी सप्लाइड को। सही है जी, दाऊद हो जाएगी। द डायग्राम शोज द कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑयल फॉर सिलेक्टेड कंट्रीज। सही है। अब देखो ये जो डार्क ग्रे कलर है ये कंजम्पशन का और लाइट ग्रे कलर प्रोडक्शन का है। सही है। अब अगर आप यूएस में नोटिस करो, यूएस में जो है वो कंजम्पशन ज्यादा है और प्रोडक्शन कम है। तो इसका मतलब है यूएस में क्या चल रही है? यूएस में तेल की जो है वो शॉर्टेज चल रही है। जापान की अगर मैं बात करूं तो जापान सिर्फ कंजम्पशन कर रहा है और कोई भी कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रहा। इसका मतलब है जापान सिर्फ कंज्यूम कर रहा है, प्रोड्यूस कुछ भी नहीं कर रहा। इसका मतलब है सारा का सारा उसका बाहर से आ रहा है, सारा का सारा तेल वो इंपोर्ट कर रहा है। रशिया की अगर बात करें तो रशिया कंज्यूम इतना कर रहा है और प्रोड्यूस इतना कर रहा है। इसका मतलब है रशिया के पास जो है वो तेल का सरप्लस है। सही है। और सबसे लास्ट, ब्रिटेन की जितनी कंजम्पशन है उतनी प्रोडक्शन है। इसका मतलब है कि ब्रिटेन जो है वो इक्विलिब्रियम पे चल रहा है, बैलेंस चल रहा है, जितनी कंजम्पशन कर रहा है उतनी प्रोडक्शन कर रहा है। सही है। तो दो चीजें जब इक्वल होती हैं तो उसको इक्विलिब्रियम बोला जाता है। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द डायग्राम? इन ब्रिटेन ऑयल हैड जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिर्फ फ्री गुड की होती है। सही है। जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिर्फ फ्री गुड की होती है। फ्री गुड में क्या आ जाता है? हवा वगैरह। सही है। हवा की कोई कॉस्ट नहीं होती, हवा की कोई सेलिंग प्राइस नहीं होती। तो जिस गुड की कोई सेलिंग प्राइस नहीं होती ना उसकी जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सही है। फॉर एग्जाम्पल फ्री गुड। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ इकोनॉमिक गुड की, तो देखो तेल एक इकोनॉमिक गुड है क्योंकि ये मार्केट में ट्रेड होता है और जो भी इकोनॉमिक गुड होता है उसकी हमेशा कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। सही है। ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये हमेशा याद रखना। सही है। सिंपल। तो ये तो नहीं होगा आंसर। इन जापान देयर वाज सेल्फ सफिशिएंसी इन ऑयल। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब कि हमें बाहर से कुछ भी मंगवाना नहीं पड़ रहा, हम खुद सारा अपने मुल्क के अंदर कंज्यूम कर रहे हैं, हमें इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो जापान की सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है क्योंकि ये कुछ प्रोडक्शन ही नहीं कर रहा। जब ये प्रोडक्शन ही नहीं कर रहा तो सेल्फ सफिशिएंसी कहाँ से आएगी? ये पूरा का पूरा जो तेल का स्टॉक है वो क्या कर रहा है? इंपोर्ट कर रहा है। इन रशिया देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ ऑयल। बिल्कुल सही बात कर रहा है क्योंकि रशिया में जो है वो तेल की सरप्लस हुई हुई है। तो सी मेरा आंसर होगा। इन द यूनाइटेड स्टेट्स रैशनिंग वाज द ओनली सोल्यूशन टू ऑयल शॉर्टेज। भाई अगर हमने प्राइस मैकेनिज्म में पढ़ा हुआ है कि शॉर्टेज जब होती है तो उसको रैशनिंग से एलिमिनेट करते हैं, पर क्या रैशनिंग ही एक ऑप्शन है? बिल्कुल गलत। आप जो है वो तेल को इंपोर्ट भी तो कर सकते हो, सिर्फ ये ऑप्शन नहीं है, आप इंपोर्ट भी कर सकते हो। रैशनिंग करना हमेशा जरूरी थोड़ी है। सही है। तो आप बाहर से मंगवा लो। और यूएस यही करता है, यूएस रेशनिंग नहीं करता, यूएस इंपोर्ट करता है। सही है। क्लियर है ये चीज। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव स्पेशलाइजेशन। अब देखो स्पेशलाइजेशन दो तरह की होती है। एक तो नॉर्मल स्पेशलाइजेशन होती है जो कि भाई लेट से मैं कहता हूँ कि एक लेबर है जो कि एक ही काम कर रहा है, भाई एक ही काम कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, वो एक ही काम पे फोकस कर रहा है। एक स्पेशलाइजेशन होती है जो कि इंटरनेशनल होती है। इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन क्या होती है? फ्री ट्रेड, जिसमें कंपैरेटिव एब्सोल्यूट एडवांटेज देखते हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है व्हाट इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव स्पेशलाइजेशन। कह रहा है कि अगर स्पेशलाइजेशन को इफेक्टिव बनाना है तो इसके लिए सबसे ज्यादा नेसेसरी चीज कौन सी है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है बार्टर सिस्टम। देखो बार्टर सिस्टम इस चीज को डिस्करेज करता है। बार्टर सिस्टम होता क्या है? बार्टर सिस्टम इज बेसिकली कि भाई आप एक गुड बना रहे हो और आप उसके रिटर्न में गुड ले रहे हो। सही है। तो पहले जमाने में यही होता था। पहले जमाने में नोट नहीं हुआ करती थी, पहले जमाने में बार्टर सिस्टम हुआ करता था। सही है। लेट से मैं कहता हूँ मुझे शुगर चाहिए। अगर मुझे शुगर चाहिए तो मैं जो है लेट से मैं कहता हूँ मेरे पास सॉल्ट है। सही है। मेरे पास नमक है, मेरे को चीनी चाहिए। तो अगर मुझे नमक चाहिए तो मैं किसी से नमक एक्सचेंज करूंगा और मैं एक ऐसे बंदे से एक्सचेंज करूंगा जिसको सामने से भी नमक चाहिए हो। तो इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स बहुत जरूरी है। एक तो मुझे नमक देना है और मुझे शुगर चाहिए तो मैं कोई ऐसा बंदा ढूंढूंगा जो शुगर बेचे पर उसको भी सामने से नमक चाहिए हो, वरना बार्टर सिस्टम चल ही नहीं सकता। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब ही यही है कि जो चीज आप दे रहे हो सामने वाले को भी वो चीज चाहिए और सामने वाले के पास भी वो चीज होनी चाहिए जो आपको चाहिए। चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि बार्टर सिस्टम स्पेशलाइजेशन को डिस्करेज करता है क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि फिर इसके मल्टीपल एक्सचेंज रेट आते हैं। एक्सचेंज रेट का मतलब डिसाइड करना होता है कि भाई कौन से एक्सचेंज रेट पे करना है, कितनी चीनी कितनी शुगर के लिए देनी है वगैरह वगैरह। तो ऐसे स्पेशलाइजेशन नहीं हो सकती। अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, मैं इसका बता देता हूँ। देखो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये पॉसिबल हुआ है मनी से। जब से दुनिया में मनी इंट्रोड्यूस हुआ है ना तो ये एनकरेज करता है स्पेशलाइजेशन को। अब ये एनकरेज कैसे कर रहा है? ये स्पेशलाइजेशन को एनकरेज इस तरह करता है कि भाई देखो जब आप किसी बंदे को पैसे देते हो तो आप रिटर्न में उससे कोई गुड खरीद सकते हो। सही है। तो होता ये है कि भाई आप जो है पैसा देके कोई गुड लेते हो तो ये कंपटीशन को प्रमोट करता है।
ये किसको प्रमोट करता है? कंपटीशन को प्रमोट करता है, क्योंकि हर बंदा जो है बिजनेस कर सकता है, हर बंदा कुछ भी कर सकता है, उसको पता है भाई मैं अपनी चीज जो है वो पैसों में बेच दूंगा। तो जब से ये मनी आया है, इसने स्पेशलाइजेशन का जो प्रोसेस है बहुत आसान कर दिया है, कंपटीशन को इनकरेज करा है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में एफिशिएंसी बढ़ गई है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है फॉर स्पेशलाइजेशन। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कुछ जरूरी नहीं है, ये खाली आपको आउटपुट की पॉसिबिलिटीज बताता है। अ सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शन, भाई ट्रेड प्रोटेक्शन तो डिस्करेज करता है, ये इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन को डिस्करेज करेगा, क्योंकि आप फिर कंपैरेटिव एब्सोल्यूट एडवांटेज वगैरह सब कर ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पर तो स्पेशलाइजेशन तो होगी ही नहीं, नो स्पेशलाइजेशन। सही है? क्लियर है ये चीज? तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या होगा? मेरा आंसर यहाँ पर होगा बी। वालेकुम सलाम। क्लियर है ये चीज? अब तक तो दो बहुत आसान सवाल थे। क्वेश्चन नंबर 3, द चेंज फ्रॉम WX to YZ in a country's production possibility curve is shown। तो क्या हो रहा है? मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आउटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, बाहर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। सही है? तो इसकी क्या एग्जांपल्स होती है? इसकी बेसिक एग्जांपल्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। या तो आपकी इकोनॉमी में भाई तेल मिल जाए, सही है, डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या कुछ भी मिल जाए। दूसरा आप यहाँ पर लिख सकते हो कि भाई आपकी कंट्री में जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाए, तो इससे आपकी कंट्री का जो है वो प्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ जाता है। आप आई वाला इमिग्रेशन की बात कर सकते हो। यहाँ पर आई वाला इमिग्रेशन क्या होता है? इम्पोर्ट्स, बाहर मुल्क से आपके मुल्क में वर्कर आ रहा है। सही है? तो पहला ऑप्शन क्या है? एन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। जब भी एम्प्लॉयमेंट में चेंज आता है तो मेरे एक्चुअल में मूवमेंट आती है, मेरे पोटेंशियल में नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर आप नोटिस करो मेरे पोटेंशियल में चेंज आ रहा है, तो यहाँ पर मेरा एक्चुअल जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा। एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट जब बढ़ेगा तो कंजम्पशन गिरेगी, कंजम्पशन गिरेगी तो एग्रीगेट डिमांड गिरेगी। अगेन जब भी एग्रीगेट डिमांड में चेंज आता है तो आपके एक्चुअल में चेंज आता है। सही है? तो आपका एक्चुअल जो है वो गिरेगा, और जब एक्चुअल गिरेगा तो इसका मतलब है आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। सही है? द क्लोजिंग ऑफ एन इनएफिशिएंट फैक्ट्री। जब आप एक इनएफिशिएंट फैक्ट्री बंद करोगे तो उस फैक्ट्री में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और अनएम्प्लॉयमेंट जब भी होती है तो आप उसको एक्चुअल से शो करते हो। डिस्कवरी ऑफ अ न्यू रिसोर्स, इससे आपके पीपीसी में शिफ्ट आ जाएगा। तो ये एक्चुअल और पोटेंशियल की फर्क पता होना चाहिए भाई, क्योंकि ये बहुत कॉमन सवाल है, वो लेवल में भी आता है। रिसेंटली थाउजेंड्स ऑफ एंशिएंट रोमन कॉइन्स वर डिस्कवर्ड बरीड इन अ फील्ड। सही है? ये दोनों बहुत कॉमन है कि भाई रोमन कॉइन्स जो है वो जमीन के अंदर गड़े हुए थे, इसका मतलब है जमीन के अंदर स्टोर किया हुआ था पैसों को। और पैसों की सबसे खास बात यही है कि मनी इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। इसका एक फंक्शन है पैसों का, स्टोर ऑफ वैल्यू। Funds were raised by a museum to buy them. What function of money did the coins retain? Store of value। क्योंकि आपने उसको जमीन के अंदर भी गाड़ दिया, फिर भी वो खराब नहीं हुआ, वो ड्यूरेबल था। सही है? तो स्टोर ऑफ वैल्यू उसका परफेक्ट आंसर है। अच्छा, देन व्हाट डिस्क्राइब्स द मार्केट सप्लाई कर्व। तो मार्केट सप्लाई कह रहा है इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, बिल्कुल गलत। डाउनवर्ड स्लोपिंग आपका जो है वो डिमांड होता है। इट इज द सेम एज एग्रीगेट सप्लाई कर्व, बिल्कुल गलत। यहाँ पर मैक्रो की बात हो रही है, इसने मार्केट सप्लाई लिखा है तो इसका मतलब है यहाँ पर माइक्रो की बात हो रही है। इट इज द सम ऑफ ऑल सप्लाई कर्व्स फॉर अ प्रोडक्ट। यस, इसको आप दूसरे लफ्जों में ये भी बोल सकते हो, हॉरिजॉन्टल एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। जिस तरह अपन मार्केट डिमांड को नहीं करते, क्या करोगे? जैसे ये एक सप्लाई बना हुआ है, ये एक सप्लाई बना हुआ है, और ये एक सप्लाई बना हुआ है। सही है? ये पर्सन ए का है, ये पर्सन बी का है, और ये मेरी मार्केट का है। सही है? तो आप बेसिकली क्या करते हो? हॉरिजॉन्टल एग्रीगेशन करते हो ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। लेट्स से इसकी 5 है, इसकी 10 है, तो मार्केट की कितनी हो जाएगी? 15। सही है? तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स को ऐड करके आपके पास मार्केट सप्लाई कर्व आ जाती है। इट इज द सप्लाई ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स विद इन एन इकोनॉमी। इकोनॉमी की बात कर रहा है, इसका मतलब है अगेन मैक्रो की बात कर रहा है। तो मेरा यहाँ पर परफेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। तो जब भी मार्केट या इंडिविजुअल की बात हो तो वो माइक्रो की बात होती है। सही है? अच्छा, देन द डिमांड कर्व फॉर न्यू कार्स इन अ कंट्री शिफ्टेड टू लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब है कि पहले के मुकाबले में जो है वो डिमांड क्या हुई है? डिमांड कम हुई है। दिस चेंज कुड हैव कॉज्ड अ शिफ्ट, एन इंक्रीज इन रियल डिस्पोजेबल इनकम। भाई रियल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो पहले के मुकाबले में आप डिमांड को बढ़ा दोगे। सही है? इनकम बढ़ रही है। एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगी तो आप पहले के मुकाबले में जो है वो अपनी कंजम्पशन को कम करोगे। कंजम्पशन को जब आप कम करोगे तो पहले के मुकाबले में जो है वो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बी यहाँ पर आपका परफेक्ट आंसर है। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ न्यू कार्स। अगर प्राइस ऑफ न्यू कार्स बढ़ेगी तो आपकी क्वांटिटी डिमांड गिरेगी। इसका मतलब है आपके डिमांड कर्व पे जो है वो यहाँ पर मूवमेंट आएगी, शिफ्ट नहीं आएगी, क्योंकि इसने बोला है शिफ्ट। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ रेन ट्रेवल। भाई गाड़ी और ट्रेन ट्रेवल, गाड़ी और ट्रेन क्या है? सब्सटीट्यूट है।
गाड़ी और ट्रेन क्या है, सब्स्टिट्यूट है। इसका मतलब है अगर ट्रेन की प्राइसेस बढ़ेंगी, सही है, इसका मतलब क्या है, अगर मेरी ट्रेन की प्राइसेस बढ़ेंगी तो पहले के मुकाबले में गाड़ियों की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका शिफ्ट तो आएगा, पर शिफ्ट इसका राइट वर्ड आएगा, इसने मुझे लेफ्ट वर्ड बोला है, सही है। इसने डिमांड को कम करा है, यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है, सही है। तो तभी मेरा यहाँ पर आंसर होगा बी, क्योंकि जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगी तो आप कंजम्पशन कम करोगे, जिससे डिमांड कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, सर ये बहुत कॉमन एमसीक्यू है जो आता है भाई। The table gives estimates of the price elasticities and cross elasticities for bus and rail travel, सही है। देखो ये टेबल समझना है, ये बहुत कॉमन सवाल है। इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ, सही है, तो प्राइस ऑफ बस एंड प्राइस ऑफ रेल, सही है। फिर यहाँ पर सर्विस दी हुई है बस और रेल, तो एक तरह से ये मैट्रिक्स बनाया हुआ है, ये बस ट्रेवल है, ये भी बस ट्रेवल है, ये रेल ट्रेवल है, ये भी रेल ट्रेवल है, सही है। अब इसमें करना ही होता है, देखो समझो इस चीज को, पहले सिर्फ इसको देखो, इसको और इसको, बस ट्रेवल और बस ट्रेवल को देखोगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है, -0.37। इसका मतलब है ये पीईडी है, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, क्योंकि मैं बस की प्राइस और बस की पीईडी को देख रहा हूँ, सही है। मैं बस की क्वांटिटी को और बस की प्राइस को देख रहा हूँ, तो इसका मतलब है अगर मेरा आंसर यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है तो वो पीईडी है। इसी तरह आप खाली रेल ट्रेवल को देखो, आप रेल ट्रेवल एंड रेल ट्रेवल, तो देखो यहाँ पर मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है ये भी मेरा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये भी मेरा क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, फिर दूसरी चीज, बस ट्रेवल और रेल ट्रेवल क्या है, बस और रेल ट्रेवल क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट होते हैं। बस और रेल ट्रेवल क्या है, सब्स्टिट्यूट। इसका मतलब है ये टॉपिक कौन सा होगा, एक्सीडी का होगा, और सब्स्टिट्यूट के केस में एक्सीडी क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। सब्स्टिट्यूट हमेशा पॉजिटिव आता है एक्सीडी के केस में, आंसर जो मेरा आता है। तो यहाँ पर अब आप नोटिस करो, यहाँ पर मैं बस ट्रेवल देख रहा हूँ और यहाँ पर मैं रेल ट्रेवल देख रहा हूँ, तुम देखो इन दोनों का आंसर मिला के पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है ये भी एक्सीडी है। फिर आप रेल ट्रेवल की प्राइस देख रहे हो और बस की डिमांड देख रहे हो, तो ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये भी एक्सीडी है। पॉजिटिव है तो इसका मतलब है सब्स्टिट्यूट की बात हो रही है, सही है। तो इस तरह इस टेबल को रीड किया जाता है, सही है। तो हमेशा पहले एक एक करके देखा करो, पहले पीईडी को अलग कर लिया करो, फिर बाकी चीजें देखा करो। फिर क्या लिखा हुआ है, व्हाट वुड बी द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ रेल ट्रेवल। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये मुझे वॉल्यूम ऑफ रेल ट्रेवल की बात कर रहा है, और ये प्राइस किसकी बात कर रहा है, 1% इंक्रीज इन बस फेयर्स, तो ये प्राइस बस की बात कर रहा है, सही है। तो अगर आप टेबल में नोटिस करो तो इससे क्या लिखा हुआ है, इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ, प्राइस किसकी है, बस की प्राइस है। इसका मतलब है मुझे ये वाला कॉलम देखना है, इसका मतलब है मुझे ये वाला कॉलम देखना है, क्योंकि ये बस ट्रेवल की प्राइस की बात कर रहा है। अगर मैं बस ट्रेवल की प्राइस को 1% से बढ़ा दूंगा तो रेल ट्रेवल की क्वांटिटी कितने से बढ़ेगी, 0.16। क्योंकि इससे बस ट्रेवल की प्राइस की बात करी है तो मैं ये वाला कॉलम देख रहा हूँ, और अगर मैं बस ट्रेवल की प्राइस 1% से बढ़ा दूंगा तो रेल ट्रेवल की डिमांड कितने से बढ़ेगी, 0.16 से। तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या होगा, एन इंक्रीज ऑफ 0.16%। समझ आई ये चीज, थोड़ा सा टेक्निकल एमसीक्यू, ये बहुत आता है पेपर। अच्छा, अगर ये सवाल में ये कहता ना, देखो ये सवाल उल्टा होके भी आता है, तो ये सवाल ये उल्टा होके भी आता है। अगर सवाल में ये कह दे, अगर सवाल में ये कह दे रेल ट्रेवल की प्राइस बढ़ रही है, अगर ये रेल ट्रेवल की प्राइस बोलता तो आंसर क्या होता फिर, अगर ये बोलता कि रेल ट्रेवल की प्राइस बढ़ रही है तो फिर आंसर क्या होता, फिर आंसर मेरा सी होता, सही है। फिर मेरा आंसर होता सी। तो ये इस तरह सवाल को घुमाता है, ठीक है। तो मेन चीज पकड़ना ये होती है कि प्राइस किसकी देखनी है और क्वांटिटी किसकी देखनी है, सही है। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 8, ये रिकॉर्डिंग में आएगा तो वापस एक बार देख लेना, मैंने ये मैं माइक्रो बुकलेट में भी कराया था, सही है, मैंने ऐसे 3-4 एमसीक्यू कराए थे। इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट ब्रेड हैज एन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ 0 -0.04। तो इनकम इलास्टिसिटी की बात कर रहा है, इसका मतलब है वाईडी की बात हो रही है। वाईडी मेरा नेगेटिव है, तो अगर आपका वाईडी नेगेटिव हो तो वो कौन सा गुड होता है, वो आपका इंफीरियर गुड होता है, सही है। What can be concluded about bread from this information? It is a normal good. No, it is not a normal good, क्योंकि normal good में आपका जो है वो YD पॉजिटिव आता है। Yes, ये inferior good है, क्योंकि inferior good में जो आपका YD है वो नेगेटिव आता है, सही है। It has many complements. कॉम्प्लीमेंट के केस में नेगेटिव एक्सीडी आता है, नेगेटिव एक्सीडी, और सब्स्टिट्यूट के केस में पॉजिटिव एक्सीडी आता है, सही है। तो मेरा आंसर यहाँ पर होगा बी, सही है। क्वेश्चन नंबर 9,
एस एक्स, एस वाई एंड एच जेड आर द सप्लाई कर्व्स ऑफ गुड एक्स, गुड वाई एंड गुड जेड। सही है। अच्छा ये देखो मुझे सप्लाई कर्व दिए हुए हैं इसने। If the price of all three goods rises from $5 to $10, what are the price elasticity of supply value? देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आपका सप्लाई का ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ये रट्टा मार लो बस, ये हमेशा के लिए ये सेम ही रहता है। जब भी आपका सप्लाई कर्व ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है ये यूनिटरी इलास्टिक है। ये क्या है? यूनिटरी इलास्टिक। ये मैथमेटिकली होता है, अभी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका सप्लाई कर्व ओरिजिन से शुरू हो रहा है, जो भी हो, शेप कुछ भी हो, 45 डिग्री होना जरूरी नहीं है, कुछ भी शेप हो, अगर वो ओरिजिन से निकल रहा है ना, इसका मतलब है वो यूनिटरी इलास्टिक है। और उसका पीईएस क्या होगा? उसका पीईएस हमेशा इक्वल्स टू 1 होगा। ये रट्टा मार लो हमेशा के लिए, एमसीक्यूज में आता है। सही है। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या होगा? यहाँ पर मेरा आंसर होगा गुड एक्स इक्वल टू 1, गुड वाई इक्वल टू 1 और गुड जेड इक्वल टू 1। सबके पीईएस जो है वो इक्वल्स टू 1 ही होंगे। सही है, क्लियर है ये चीज? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10। A US study published in July 2014 warned teenagers to reduce the amount of fizzy drink they consume। सही है, तो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह कम करवा रहे हैं। One can of fizzy drink contains an adult's entire daily sugar allowance। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। If the advice were accepted, अच्छा अगर एडवाइस एक्सेप्ट हो जाएगी तो फिजी ड्रिंक की डिमांड क्या होगी? गिर जाएगी, क्योंकि एडवाइस दे रहे हैं ना कि भाई कम पियो। तो अगर एडवाइस एक्सेप्ट कर लेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी फिजी ड्रिंक की। How might the effect be illustrated on demand and supply diagram for fizzy drinks and for sugar? अच्छा, अच्छा अगर मैं आपसे फिजी ड्रिंक की बात करता हूँ तो फिजी ड्रिंक की डिमांड क्या हो रही है? फिजी ड्रिंक की जो है वो डिमांड कम हो रही है। सही है, फिजी ड्रिंक की डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। अच्छा फिजी ड्रिंक की डिमांड कम हो रही है तो क्या मेरा हो सकता है? डिमांड कर्व मूव्स टू द लेफ्ट। सही है, ये तो कंफर्म है, डिमांड कर्व मूव्स टू द लेफ्ट। क्योंकि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व नहीं हो सकती। मूवमेंट का मतलब ये, आप देखो क्या लिखा हुआ है, मूवमेंट अप द डिमांड कर्व। मूवमेंट अप द डिमांड कर्व कब होती है? जब आपकी प्राइस बढ़ती है। सही है, और ये किस केस में होता है? जब आपकी सप्लाई जो है वो गिर जाए, जब आपकी सप्लाई जो है वो गिर जाए। और मूवमेंट ऑफ द डिमांड का अगेन वही चीज, सेम रिपीटेड सीधा ही है। अच्छा अब ये कह रहा है कि डायग्राम फॉर शुगर में क्या होगा? डायग्राम फॉर शुगर में क्या होगा भाई? अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मूवमेंट अप द सप्लाई कर्व। इसने क्या लिखा हुआ है? मूवमेंट अप द सप्लाई कर्व। मूवमेंट अप द सप्लाई कर्व उस केस में होती है जब डिमांड बढ़ जाए। मूवमेंट अप द सप्लाई कर्व उस केस में होती है जब डिमांड बढ़ जाए और प्राइस बढ़ जाए। तो शुगर की डिमांड तो बढ़ ही नहीं रही है। सही है, शुगर की डिमांड तो बढ़ ही नहीं रही है, शुगर की डिमांड तो उल्टा गिरेगी। तो मूवमेंट डाउन द सप्लाई कर्व होगी यहाँ पे। सही है, तो मूवमेंट डाउन द सप्लाई कर्व का मतलब है इसकी डिमांड जो है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। तो फिजी ड्रिंक की डिमांड कम होगी तो डिमांड का लेफ्ट बढ़ जाएगा, और शुगर की डिमांड कम होगी तो मूवमेंट डाउन दी सप्लाई कर्व होगा। सही है। अब इसको डायग्रामेटिकली बना के देख लेना, बहुत बहुत कॉमन चीज है ये जो आती है पेपर में, तो हमेशा डायग्राम बना लिया करो, मैंने नहीं बनाई है। तो 10 का आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11। In the diagram, the supply curve shows the number of spaces in a car park, and the demand curves show the demand for spaces on 4 different days. तो ये D1, D2, D3 और D4 ना अलग अलग दिन है। सही है, अलग अलग दिन है। The owner wishes to charge a parking fee on each of these days to allocate the spaces according to the market mechanism। अब मार्केट मैकेनिज्म से जो है वो प्राइजेस मेरी सेट हो रही हैं। अगर मार्केट मैकेनिज्म से प्राइजेस सेट हो रही हैं तो इसका मतलब है इन सारे इक्विलिब्रियम के बीच में मेरी प्राइजेस फ्लक्चुएट करेंगी, क्योंकि डिमांड बढ़ भी सकती है, हर दिन डिमांड अलग है। हर दिन डिमांड अलग है तो हर दिन प्राइजेस भी अलग होंगी। तो इसका मतलब है मेरी प्राइजेस जो है वो फ्लक्चुएट करेंगी इन चार प्राइस के बीच में, क्योंकि मैकेनिज्म यही होता है ना, वेरी प्राइसेस बिटवीन P1 एंड P4। सही है। विच प्राइसिंग पॉलिसी शुड द ओनर यूज? यही पॉलिसी चूज करेगा, हर दिन की डिमांड के हिसाब से प्राइस सेट होगी। तो पूरा मैकेनिज्म के ऊपर छोड़ दे, क्योंकि इसने लिखा हुआ भी है अकॉर्डिंग टू मार्केट मैकेनिज्म। तो यहाँ पर पॉलिसी कुछ बनती नहीं है, जिस दिन जो डिमांड होगी वो प्राइस होगी। सही है, तो ये भी सिंपल है, प्राइसेस फ्लक्चुएट करेंगी। The diagram shows the demand curve and supply curve for a good on which the government imposes the specific tax। Specific tax क्या होता है? Specific tax is per unit tax। सही है। अच्छा फिर इसने क्या लिखा हुआ है? What will be the result of this tax? अच्छा देखो, इन ये सवाल मैंने अब लास्ट क्लास जो मैंने आपकी ली थी, पता नहीं कौन से बैच में कराया था। देखो ये कौन सा सप्लाई कर्व बना हुआ है? ये इन इलास्टिक सप्लाई। इन इलास्टिक सप्लाई कर्व का पीईएस क्या होता है? इन इलास्टिक सप्लाई कर्व का पीईएस क्या होता है? लेस देन 1। ये डिमांड मेरी कौन सी है? ये डिमांड मेरी इलास्टिक है। इलास्टिक डिमांड का पीईडी क्या होता है? मोर देन 1। अब ये मैंने क्यों लिखा है?
क्योंकि कभी कभार ये होता है कि पेपर में डायग्राम नहीं आती, सही है। तो इसकी टेक्निक क्या है, अब यहाँ पर मुझे बताना है कि कंज्यूमर बर्डन प्रोड्यूसर बर्डन का क्या सीन है, सही है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, उसको कॉपी कर लो। चाहे वो टैक्स का केस हो या सब्सिडी का केस हो, हमेशा यही चीज अप्लाई होगी, सही है। ये कभी भी चेंज नहीं होगा, हमेशा यही रहेगा। सबसे पहला केस क्या है, अगर मेरा पीईएस एक्सीड कर जाए पीईडी को। दूसरा केस क्या होता है, मेरा पीईएस जो है वो इक्वल है पीईडी के। अब ये मैं बता रहा हूँ क्या है, कंफ्यूज नहीं होना, बस कॉपी करो मेरे साथ। तीसरा केस क्या है, पीईएस इज लेस देन पीईडी। सब ये डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं जो कि पेपर में आते हैं। अगर मैं कहता हूं कि पीईएस एक्सीड कर रहा है पीईडी को, मेरा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मोर देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसका मतलब है आपका कंज्यूमर बर्डन या बेनिफिट एक्सीड करेगा प्रोड्यूसर बर्डन या बेनिफिट को। ये रट्टा मार लो। अगर पीईएस पीईडी से ज्यादा है तो आपका कंज्यूमर बर्डन या कंज्यूमर बेनिफिट एक्सीड करेगा प्रोड्यूसर बर्डन या प्रोड्यूसर बेनिफिट को। तो चाहे वो टैक्स हो या सब्सिडी हो, सेम ही रूल अप्लाई होता है। जब पीईएस और पीईडी इक्वल होते हैं तो कंज्यूमर बर्डन इज इक्वल्स टू प्रोड्यूसर बर्डन या बेनिफिट। और जब आपका पीईडी एक्सीड करता है पीईएस को, तो यहाँ पर आपका केस उल्टा हो जाता है, प्रोड्यूसर बेनिफिट विल एक्सीड कंज्यूमर बेनिफिट या बर्डन, कुछ भी लिख सकते हैं। अब इस केस में आप नोटिस करो, मेरा पीईएस लेस देन 1 है इन इलास्टिक और मेरा पीईडी मोर देन 1 है इलास्टिक। इसका मतलब है यहाँ पर जो है आपका पीईएस इज लेस देन पीईडी, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका प्रोड्यूसर बर्डन विल एक्सीड कंज्यूमर बर्डन। तो पहला ऑप्शन क्या है, मोस्ट ऑफ द इंसिडेंस ऑफ द टैक्स विल फॉल ऑन द प्रोड्यूसर, जो कि बिल्कुल सही है। इंसिडेंस का मतलब होता है बर्डन, तो ये इंसिडेंस का बर्डन मतलब होता है बर्डन या बेनिफिट। टैक्स जिसके केस में बर्डन होता है, सब्सिडी के केस में बेनिफिट होता है। तो ये देखो मैंने बिना डायग्राम, अब यहाँ पर आप डायग्राम में भी दथिंग कर सकते हो। आप डायग्राम में कैसे करोगे, ये आपने डायग्राम सप्लाई कर को लेफ्ट फुट शिफ्ट करा, पीछे आया, ओरिजिनल प्राइस आपकी ये थी, सही है। तो ओरिजिनल प्राइस आपकी ये थी, नई प्राइस आपकी ये आ गई, तो आपने को पता चल गया कि प्राइस का चेंज जो है वो इतना छोटा सा है, तो साफ साफ दिख रहा है कंज्यूमर बर्डन कम है। फिर आप वर्टिकल डिस्टेंस निकालोगे और आपको पता चल जाएगा कि भाई देखो ये कंज्यूमर बर्डन है, ये प्रोड्यूसर बर्डन है। तो ये सब आप कर सकते हो, पर पेपर में कभी कभार वो डायग्राम नहीं देता और वो रैंडमली लिख देता है, सही है। तो उसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है, तो ये हमेशा याद रखना, ठीक है। डायग्रामेटिकली भी कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है, देयर विल बी अ न्यू डिमांड कर्व पैरेलल टू डीडी, बिल्कुल गलत। यहाँ पर आपका सप्लाई शिफ्ट हो रहा है, ये आपका सप्लाई का फैक्टर है, यहाँ पर डिमांड का लेना देना नहीं है। द प्राइस विल राइज बाय फुल अमाउंट ऑफ टैक्स, बिल्कुल गलत। वो सिर्फ परफेक्टली इन इलास्टिक के केस में होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड के केस में होता है ये, सही है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के केस में क्या होता है, देयर इज ओनली कंज्यूमर बर्डन, देयर इज ओनली कंज्यूमर बर्डन। द क्वांटिटी बॉट विल फॉल प्रोपोर्शनली टू द टैक्स रेट, बिल्कुल इररिलेवेंट चीज लिखी हुई है, तो यहाँ पर मेरा आंसर ये होगा, सही है। ये रट्टा मारना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये रट्टा मारना है। ये डायग्रामेटिकली बना बना के आप क्वेरी करोगे तो समझ आ जाएगा, पर ये रट्टा मार लोगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। पर डायग्राम बनाने की भी आदत रखना। क्वेश्चन नंबर 13, द डायग्राम शो द कंज्यूमर्स डिमांड कर्व फॉर अ प्रोडक्ट। How does consumer surplus change as the price of the product rises in $5 steps between $5 and $20? अच्छा देखो, ये कह रहा है कि मैंने $5 से प्राइजेस को बढ़ाना शुरू किया, सही है। ये कह रहा है मैं $5 से प्राइजेस को 5 के स्टेप्स से बढ़ा रहा हूँ। 5 के स्टेप्स से मतलब $5 से मैं प्राइजेस को बढ़ा रहा हूँ। ये कह रहा है कि बताओ कंज्यूमर सरप्लस जो है वो किस तरह चेंज होगा। तो ये कह रहा है कंज्यूमर सरप्लस किस तरह चेंज होगा। अब ये बात तो क्लियर है कि अगर आपकी प्राइसेस बढ़ रही हैं तो आपका कंज्यूमर सरप्लस तो गिरेगा, ये तो कॉमन है, ये तो बहुत कॉमन सी चीज है। ये कह रहा है कि किस परसेंटेज से गिरेगा, ये कह रहा है किस परसेंटेज से गिरेगा, सही है। अच्छा भाई, तो अब इस सवाल में क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी ख्वारी करनी पड़ेगी। लेट्स से मैं आपको कहता हूं कि मेरी प्राइस है $5। अगर मेरी प्राइस $5 है तो मैं क्या करूंगा, मुझे ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। अगर मेरी प्राइस $5 है तो मुझे ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा पूरा कंज्यूमर सरप्लस होगा। तो आप क्या करोगे, लेट्स से मैं कहता हूं कि भाई मैंने ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेट्स से मैं कहता हूं मेरे प्रोडक्ट की प्राइस है $5, सही है। $5 की प्राइस है, तो मैं क्या करूंगा, हाफ इंटू मेरी बेस कितनी है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 12.5 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7.5 और ये मेरा आ जाएगा 2.5। तो मेरी बेस कितनी है 12.5, मेरी हाइट कितनी है 5 से लेके 30, तो मेरी हाइट कितनी हो जाएगी 25, सही है। 5 माइनस 30 कितनी हो जाएगी 25। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर क्या आएगा, कोई निकाल दो भाई। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये इससे आंसर क्या आ रहा है 156.25, सही है। तो अभी मुझे पता चल गया कि अगर मेरे गुड की प्राइस $5 है तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस होगा 156.25।
इसी तरह करके मुझे हर प्राइस पे निकालना है, मुझे $10 पे भी निकालना है, मुझे जो है वो $15 पे भी निकालना है। तो $10 तो कोई बता दो $10 पे क्या होगा? $10 पे 100 होगा, $15 पे क्या होगा? 50 क्या होगा $15 पे? 56, यस 56.25। $20 पे क्या होगा? $20 पे क्या होगा? ट्राइंगल का एरिया निकालना है भाई, कुछ भी नहीं करना, बेसिक मैथ है भाई। 25 होगा, यस सही है। और आखिरी क्या होगा $25 पे? 6.25। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे चेंज निकालना है, मुझे चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस निकालना है। तो 156 से मैं यहाँ आ गया, तो ये मेरा आ गया 56.25 का चेंज। फिर मैं जो है वो 100 से 56.25 किया, तो मेरा आ जाएगा 43.75 का चेंज। फिर 56.25 से मैं 25 किया, तो यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा? 35, 45, 55, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 31.25। सही है। और सबसे लास्ट 25 से 6.25 किया तो कितना आ जाएगा? 18.75, 18.75। तो आप नोटिस करो, मेरा कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीजिंग रेट से गिर रहा है। अब आप अगर इसका परसेंटेज निकालोगे ना, ये तो मैंने अमाउंट निकाली है, ये मैंने जानबूझ के परसेंटेज नहीं निकाली, बहुत लंबी हो जाती। पॉइंट ये है कि अगर आप इसका परसेंटेज चेंज निकालोगे ना, तो परसेंटेज चेंज गिरता जाएगा, परसेंटेज चेंज गिरता जाएगा। तो आपका जो कंज्यूमर सरप्लस गिर रहा है, वो कांस्टेंट रेट से भी नहीं गिर रहा, वो कांस्टेंट अमाउंट से भी नहीं गिर रहा। ना आपका परसेंटेज सेम है, ना आपकी अमाउंट सेम है। देखो अमाउंट मेरी अलग अलग है, डिक्रीजिंग अमाउंट है, अमाउंट कम होती जा रही है। अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो परसेंटेज भी आपका कम होता जाएगा। इट फॉल्स बाय अ डिक्रीजिंग अमाउंट, डिक्रीजिंग अमाउंट। देखो ये मैंने अमाउंट निकाली भी है, और देखो अमाउंट जो है वो कम होती जा रही है, तो इसका मतलब इट फॉल्स बाय अ डिक्रीजिंग अमाउंट विद ईच $5 राइस। तो बच्चे क्या करते हैं, अंधी-धुन ये वाला आंसर सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना होता। ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ता है, तो थोड़ा खौरी वाला एमसीक्यू है ये। सही है, इसका आंसर सी होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा जल्दी जाते हैं। A government imposes a maximum rent in order to make rented housing more affordable. सही है, प्राइस कम करना चाह रहा है। What is likely to be a long run consequence if the maximum is price is set below the current free market level? तो अगेन वही चीज, अफेक्टिव मैक्सिमम प्राइस की बात कर रहा है ये, क्योंकि इक्विलिब्रियम के बिलो है। A shortage of applicants for rented housing. एप्लीकेंट्स तो बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर प्राइस कम होगी, अगर रेंट्स कम हो जाएंगे, तो पहले के मुकाबले में और लोग आएंगे घर को रेंट के लिए, रेंट में लेने के लिए। अ शॉर्टेज ऑफ रेंटेड हाउसिंग, यस, क्योंकि अगर आपकी पहले के मुकाबले में मैक्सिमम प्राइस की वजह से प्राइस कम हो जाएगी, तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, क्वांटिटी सप्लाइड गिरेगी, जिसकी वजह से मेरा क्वांटिटी डिमांड एक्सीड करेगा क्वांटिटी सप्लाइड को, और मुझे फेस करनी पड़ जाएगी शॉर्टेज। तो बी आंसर है। एन इंक्रीज इन द सप्लाई टू सेटिस्फाई द इंक्रीज डिमांड फॉर रेंटेड हाउसिंग। सप्लाई तो यहाँ पर बढ़ ही नहीं रही है, ये उल्टा क्वांटिटी सप्लाइड को गिरा रहा है, ये उल्टा क्वांटिटी सप्लाइड को गिरा रहा है। एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स ऑफ रेंटेड हाउसिंग। नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स का मतलब ये है, ये कह रहे हैं लोग और अपना घर रेंट पे देना चाहेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई ऑक्यूपेंट्स बढ़ नहीं सकते। देखो इसका मतलब ये ऑक्यूपेंट्स, ऑक्यूपेंट्स का मतलब है कस्टमर। तो कंजम्पशन कम हो जाएगी, क्योंकि जब प्राइस कम होगी क्वांटिटी डिमांड तो बढ़ जाएगी। अगर आप इसको ग्राफिकली देखो, तो ग्राफिकली क्या होगा, देखो ग्राफिकली समझना, ये मेरा सप्लाई है, ये मेरा डिमांड है, ये मेरी ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्राइस है, और ये मैंने मैक्सिमम प्राइस लगा दिया। सही है, मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी ये थी। सही है, मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी ये थी। जैसे ही मेरा मैक्सिमम प्राइस लगा, आप नोटिस करो मेरी क्वांटिटी सप्लाइड यहाँ पर आ गई है। तो जो बेचारे पहले कंजम्पशन कर रहे थे, वो भी अब नहीं कर पा रहे। इसका मतलब है नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स ऑफ रेंटेड हाउसिंग कम हो जाएंगे। सही है, क्योंकि सप्लाई कम हो जाएगी मजीद, जिसकी वजह से जो बेचारे कंजम्पशन कर रहे थे वो भी अब नहीं कर पाएंगे। तो इंक्रीज नहीं होगा, ये डिक्रीज होगा, अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स। सही है, क्लियर है ये चीज? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15। The diagram shows the demand and supply curve for a good. S1 is the original supply curve, S2 is the supply after tax. तो S1 से S2 सही है, ये मेरी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस थी, ये मेरी नई सेलिंग प्राइस है। मुझे वर्टिकल डिस्टेंस देखना है दोनों सप्लाई कर्व का, तो वर्टिकल डिस्टेंस मेरा ये आ गया, 8 से लेके 3 मेरा वर्टिकल डिस्टेंस है। तो जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है दोनों सप्लाई कर्व के बीच में, वो क्या होता है,
वो मेरा पर यूनिट टैक्स होता है। सही है, तो मेरा पर यूनिट टैक्स कितना है? $5, $8 माइनस $3। सही है, तो ये 5 कैसा आया? 8 माइनस 3। फिर क्या पूछा हुआ है? हाउ मच टैक्स रेवेन्यू इज अर्न्ड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की जेब में कितना पैसा जा रहा है? गवर्नमेंट की जेब में पैसा कितना जा रहा है? पर यूनिट टैक्स मल्टीप्लाइड बाय न्यू क्वांटिटी। सही है, तो $5 मल्टीप्लाइड बाय न्यू क्वांटिटी कौन सी है? ये वाली, क्योंकि ये मेरी क्यू है, ये मेरी Q1 है। तो 10 मेरे पास कितना आ जाएगा? $50 गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है। सही है, ये टैक्स रेवेन्यू है गवर्नमेंट का। तो सी आंसर होगा। बहुत आसान एमसीक्यू, बहुत अच्छा एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 16। A country uses an income tax under which the first $10,000 of income is tax free. 10,000 तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। The next 20,000 is taxed at 20% and any income over 30% is level at a top rate of 40%। इसका मतलब ये देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है टैक्स बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है ये कौन सा टैक्स है? ये प्रोग्रेसिव टैक्स है। सही है, प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या होता है? जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाती है आपके ऊपर टैक्स का जो रेट है वो बढ़ता जाता है, और ये ज्यादातर इम्पैक्ट किसको करता है? अमीर को इम्पैक्ट करता है। इट ऑल्सो लिवाइज द सेल्स टैक्स ऑफ 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ मोस्ट प्रोडक्ट्स, ऑल्सो सम एसेंशियल गुड्स आर एक्सेम्प्टेड। सेल्स टैक्स जो होता है वो रिग्रेसिव होता है नेचर में। क्यों रिग्रेसिव होता है? क्योंकि जैसे जैसे बंदे की इनकम बढ़ते जाती है उसको ये वाला जो टैक्स है ना वो कम लगता जाता है। क्यों कम लगता जाता है? क्योंकि भाई लेट से मैं आपको कहता हूँ एक सिम, मैंने लेट से मैंने रिचार्ज कराया, अगर मैंने 100 रुपए का रिचार्ज कराया और उस 100 रुपए के रिचार्ज में 50 रुपए का टैक्स कट रहा है, तो ये हर बंदे को अलग अलग अफेक्ट करेगा इनकम के हिसाब से। अगर मेरी इनकम 1 लाख है तो मुझे ये 50 रुपए कुछ भी नहीं लगेंगे। सही है, पर अगर मेरी इनकम 1,000 रुपए है तो ये मुझे 50 रुपए भी ज्यादा लगेंगे। तो रिग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है बेसिकली या सेल्स टैक्स, जितनी इनकम ज्यादा होगी उतना कम लगेगा, जितनी इनकम कम होगी उतना ज्यादा लगेगा। तो अगर मुझे which combination of tax changes is most likely to create a more equal distribution of income, अगर मुझे equal distribution of income करनी है तो मैं क्या करूंगा? मैं अमीरों से पैसा लूंगा, हायर रेट टॉप रेट ऑफ टैक्स, अमीरों से पैसा लूंगा गरीबों को दूंगा इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, और सेल्स टैक्स को मैं कम कर दूंगा ताकि मैं अफोर्डेबिलिटी बढ़ा दूं गरीबों की, क्योंकि गरीबों पे ये वाला टैक्स जो है वो ज्यादा आता है। तो इस तरह जो है मैं इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। सही है, इसका 8 मार्क का सवाल भी आता है पेपर। In the diagram, DD is the demand curve for an agriculture commodity. सही है, DD इसकी बात कर रहा है, ये वाला डिमांड कर्व। S1 is the supply curve in the period 1 and S2 is the supply curve in the period 2. The broken curve is a rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola क्या होता है? यूनिटरी डिमांड। सही है, rectangular hyperbola क्या होता है? यूनिटरी डिमांड। सही है जी, उम्र मिलेगी। तो ये मेरा कर्व कौन सा है? ये जो मैंने डी स्टार यहाँ पर लिख दिया ये मेरा यूनिटरी डिमांड है। ये क्या है? ये मेरा यूनिटरी डिमांड है। सही है, सिंपल। द गवर्नमेंट ऑपरेट्स अ बफर स्टॉक स्कीम। बफर स्टॉक स्कीम क्या होती है कि गवर्नमेंट जो है वो प्रोड्यूसर की इनकम मेंटेन करता है और जो भी सरप्लस होता है ना उससे ले लेता है। बफर स्टॉक का मतलब ये होता है क्योंकि मिनिमम प्राइस में मसले आते हैं नॉर्मली ये वाले। द प्राइस एट OP1 इन पीरियड 1 एंड OP2 इन पीरियड 2। तो इसने 2 पीरियड में अलग अलग प्राइसेस सेट करी हैं, एक पीरियड में ये प्राइस है और एक पीरियड में ये प्राइस है, फिक्स प्राइस है। हाउ डू आउटपुट एंड फार्म रेवेन्यू इन पीरियड 2 कंपेयर विद पीरियड 1। अच्छा, आप नोटिस करो, मुझे सिर्फ ये वाला डिमांड कब देखना है, मुझे सिर्फ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देखना है। तो पहले मैं यहाँ पर ऑपरेट कर रहा था। सही है, तो ये मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी थी, और पीरियड 2 में जो है मैं यहाँ पर ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं सप्लाई और डिमांड को इक्वल कर रहा हूँ। सही है, मैं सप्लाई और डिमांड को इक्वल कर रहा हूँ, तो मेरी क्वांटिटी तो पहले के मुकाबले में बढ़ रही है। अगर मैं पीरियड 1 से पीरियड 2 में आऊंगा तो मेरी क्वांटिटी तो बढ़ रही है। सही है, मेरी क्वांटिटी क्या हो रही है? मेरी क्वांटिटी बढ़ रही है, क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ पर यूनिटरी डिमांड को देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यही है, क्योंकि बफर स्टॉक स्कीम इन लोगों ने चलाई है स्पेशली, मुझे ये वाला कर्व दिया हुआ है तो सिर्फ इसको यूज करना है। फिर क्या हुआ? फिर ये बोल रहा है कि क्वांटिटी तो बढ़ गई तो मेरा आउटपुट तो बढ़ गया। रेवेन्यू में क्या आएगा? यूनिटरी डिमांड की खास बात यही होती है कि आपका टोटल रेवेन्यू अनचेंज रहता है। आपका टोटल रेवेन्यू क्या रहता है? अनचेंज रहता है, तो रेवेन्यू आपका सेम रहेगा अलोंग द कर्व। तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या होगा? ए होगा, इनडिफरेंस कर्व की तरह जो होता है। सही है, फिर ये चीज बफर स्टॉक स्कीम वो होती है जब गवर्नमेंट जो है वो अपने प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करती है कि उसकी इनकम कम ना हो। तो जो भी सरप्लस माल वगैरह होता है ना, जो भी सारी चीजें होती हैं, तो गवर्नमेंट वो खरीद लेती है प्रोड्यूसर से ताकि वो नाराज ना हो, उसका रेवेन्यू मेंटेन रहे। तो ये एक बहुत हम कॉमन सवाल करते हैं कि पीरियड 1 में सप्लाई चेंज हो रही है, बताओ गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू देना पड़ेगा, ऐसा सवाल हम कर चुके हैं काफी। तो ये वही यही सवाल होते हैं, उनका रेवेन्यू मेंटेन करना होता है।
अ गवर्नमेंट डिसाइड्स टू प्राइवेटाइज अ नेशनलाइज कंपनी, प्राइवेटाइज का मतलब कि पब्लिक सेक्टर से धंधा जो है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहा है, बाय ट्रांसफरिंग ओनरशिप डायरेक्टली टू इट्स मैनेजर्स एंड वर्कर्स। अब देखो सवाल में ध्यान इस चीज पे देना है, हमने जो है वो बिजनेस किसके हाथ में दे दिया, मैनेजर्स एंड वर्कर्स के हाथ में, कोई ओनर नहीं है यहाँ पे, मैनेजर और वर्कर, ओनरशिप मैंने इनको दे दी। अब मैंने उनको क्यों दी होगी, ये मेरा क्या मोटिव होगा। इनोवेशन स्पेशली इस चीज के लिए नहीं होता, इनोवेशन तो वैसे भी होती है, आप प्राइवेटाइज करोगे इनोवेशन तो वैसे भी होगी। लेवल ऑफ कंपटीशन वो तो आपका वैसे भी बढ़ेगा। टू इंक्रीज द लेवल ऑफ इंसेंटिव, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों, आप डायरेक्ट मैनेजर और वर्कर के हाथ में क्यों दे रहे हो, क्योंकि काम ही वो कर रहे होते हैं। उनको इंसेंटिव कैसे मिलेगा, क्योंकि उनका काम जो है वो डायरेक्टली उनको ही अफेक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि अगर वो अच्छा काम करेंगे, वो प्रॉफिट कमाएंगे, तो प्रॉफिट किसके पास जाएगा, मैनेजर्स और वर्कर्स के पास ही जाएगा। तो आप उनके काम का इंसेंटिव बढ़ाने के लिए इनको हाथ में दे रहे हो, तो स्पेशली मेरा मोटिव यहाँ पर ये होगा। टू इंक्रीज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन, अगेन ये इररेलेवेंट चीज है, इसने बस मुझसे ये पूछा था कि मैनेजर और वर्कर को ही क्यों दिया है, तो मैंने इनका इंसेंटिव बढ़ाने के लिए दिया है, क्योंकि इनका सारा काम जो है वो अब इनके ही काम से लिंक होगा, ये जितना अच्छा काम करेंगे उतना अच्छा प्रॉफिट होगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 19, in 2012 the high street shops reported a fall in sales as domestic demand in an economy fell। तो बेसिकली क्या हो रहा है, डिमांड जो है एक इकोनॉमी में गिर रही है, सही है, डोमेस्टिक डिमांड गिर रही है। However, the impact of the overall economy was not as unfavorable as feared। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर डोमेस्टिक डिमांड गिरी है तो किसी और चीज में डिमांड बढ़ गई होगी, तभी ये कह रहा है कि इतना अनफेवरेबल नहीं था। मतलब ये डिमांड के गिरने से भी हमें फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कई दूसरी चीजों में डिमांड बढ़ रही होगी। तो कह रहा है कि व्हाट माइट हैव लेसेंड द इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। तो जब मेरे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो मेरी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, जब मेरे इंपोर्ट बढ़ेंगे तो मेरे इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा कि पेमेंट्स बाहर मुल्क में ज्यादा होंगी, जिससे मेरी कंट्री की एग्रीगेट डिमांड कम होगी। सेविंग इंक्रीज, जब सेविंग इंक्रीज होगी तो इसका मतलब है पहले के मुकाबले में लोग स्पेंड कम करेंगे, स्पेंड कम करेंगे तो कंजम्पशन कम करेंगे, जिससे एग्रीगेट डिमांड गिरेगी। टैक्सेस इंक्रीज, टैक्स इंक्रीज करोगे तो एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम गिर जाएगी। तो यहाँ पर अनफेवरेबल कैसे नहीं होगा, जब मेरी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। तो मेरा आंसर ए होगा कि भले यहाँ पर डिमांड गिर जाए, पर अगर डोमेस्टिक डिमांड गिर जाए खैर है, पर अगर मेरी फॉरेन डिमांड बढ़ रही है, मेरे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। सही है, मुझे फर्क नहीं पड़ता इस डोमेस्टिक डिमांड से इतना ज्यादा। सही है, तो अभी ऑफ सेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, एन इकोनॉमी इज इनिशियली इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट एक्स। तो इनिशियली एक गवर्नमेंट जो है वो पॉइंट एक्स पे है, तो पॉइंट एक्स पे क्या कर लो, एक डिमांड का और एक सप्लाई का बना लो, कंफ्यूजन नहीं होती। सही है। अच्छा फिर the government then introduces a supply side policy measure which causes the economy to move to point z। अच्छा अब मैं पॉइंट x से पॉइंट z जा रहा हूँ, सही है। अब आप नोटिस करो, मैं पॉइंट x से पॉइंट z जा रहा हूँ, तो हो क्या रहा है, मेरी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है और एग्रीगेट सप्लाई गिर रही है, ऐसा ही हो रहा है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ी तो मैं पहले यहाँ पर आया, और जब एग्रीगेट सप्लाई गिरी तो फिर मैं यहाँ पर आ गया। तो मुझे कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें मेरी एग्रीगेट डिमांड बढ़े और मेरी एग्रीगेट सप्लाई गिरे, कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढना है। सही है। Which supply side policy and reduction could explain this change and reaction could explain this change। अच्छा पहला क्या दिखा हुआ है, a cut in income tax to increase the incentive to work। इनकम टैक्स कट करा है, जब इनकम टैक्स को गिराएंगे तो पहले के मुकाबले में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, जिससे कंजम्पशन बढ़ेगी, जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। तो पहली कंडीशन मीट हो गई। फिर क्या लिखा हुआ है, विच रिजल्ट्स इन वर्कर्स इंक्रीजिंग देयर लेजर टाइम। लेजर टाइम का मतलब वर्कर्स ने अपना फारिग टाइम बढ़ा दिया। अगर वर्कर्स का फारिग टाइम बढ़ गया, इसका मतलब है वो पहले के मुकाबले में काम कम कर रहे हैं। अगर वो पहले के मुकाबले में काम कम करेंगे तो मेरा आउटपुट गिरेगा, आउटपुट गिरेगा तो मेरा एग्रीगेट सप्लाई गिर जाएगा। तो दोनों कंडीशन मेरी पहले ही ऑप्शन में मीट हो गई, तो मेरा यहाँ पर आंसर क्या होगा, मेरा आंसर यहाँ पर ए होगा। सही है, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर ये चीज। 21, अच्छा ये भी एक मैथमेटिकल वाला सवाल है भाई। अ कंट्री एक्सपीरियंस एन एनुअल डिफ्लेशन रेट ऑफ 2% फॉर सक्सेसिव ईयर्स, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द 4 ईयर पीरियड। 2% की डिफ्लेशन 4 साल तक है, सही है। अच्छा सी और डी पढ़ लेते हैं पहले। द रियल वैल्यू ऑफ मनी फेल, द रियल मनी ऑफ वैल्यू फेल। तो जब डिफ्लेशन होती है तो पैसों की वैल्यू गिरती नहीं है, बढ़ती है। सही है, तो इन दोनों ऑप्शंस को तो वैसे ही हटा दो। सही है, पैसों की वैल्यू बढ़ती है, गिरती नहीं है, तो इन दोनों ऑप्शंस को तो वैसे ही हटा दो, डिफ्लेशन से पैसों की वैल्यू बढ़ती है। अच्छा फिर इसने यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हैं,
प्राइस लेवल तो मुझे पता है कि भाई जब मेरी इकोनॉमी में डिफ्लेशन होती है तो प्राइसेस तो लाजमी तौर पे फॉल करेंगी, प्राइसेस तो लाजमी तौर पे फॉल करेंगी। अब 2% 4 साल तक है, 2% 4 साल का मतलब क्या है कि बच्चा नॉर्मली बोलता है कि सर 8% से प्राइस गिरेगी, बट अगेन वही चीज कभी भी डायरेक्टली ऐसे सवाल नहीं करा करो। अब इसके लिए वापस थोड़ी ख्वारी पढ़नी पड़ेगी। क्या ख्वारी करनी पड़ेगी? एक एग्जाम्पल क्रिएट कर लेते हैं। लेट से मैं कहता हूँ मेरी प्राइस चल रही है 100 रुपए, इस 100 रुपए में जो है मैं 2% की डिफ्लेशन लगा रहा हूँ। तो जब मैं 100% पे 2% की डिफ्लेशन लगा दूंगा तो क्या होगा? प्राइसेस क्या हो जाएंगी मेरी इकोनॉमी में? यस, कंपाउंडिंग हो रही है, कंपाउंडिंग हो रही है, यस एग्जैक्टली, कंपाउंड हो रहा है ये। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं ना मैथ में, तो वो चीज हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर मेरी प्राइस क्या हो जाएगी? 98 रुपीज, यस। फिर क्या होगा? अगले साल मेरे गुड की प्राइस 98 रुपीज होगी, इस पे मैं 2% का डिफ्लेशन लगाऊंगा। इस पे जब मैं 2% का डिफ्लेशन लगाऊंगा तो मेरी प्राइस क्या हो जाएगी? मेरी प्राइस हो जाएगी 96.04। सही है। फिर वापस 96.04 जब मेरी प्राइस हो जाएगी तो मैं इस पे 2% का डिफ्लेशन लगाऊंगा। जब इस पे 2% का डिफ्लेशन लगाऊंगा तो प्राइसेस क्या हो जाएंगी? 94.08। फिर दूसरा 94.08 होगा, वापस 2% की डिफ्लेशन लगाऊंगा, अब प्राइसेस क्या हो जाएंगी? 92 पॉइंट की क्या होगी? मेरे मैं भूल गया, मेरे को सवाल रटा हुआ था ये। अच्छा, ये हो जाएगी 92.19। अब आप नोटिस करो, 100 को अगर आप माइनस करो 92.19 से तो आपके पास आंसर क्या आएगा? आपके पास यहाँ पर आंसर आएगा 7.81। इसका मतलब है आपकी प्राइसेस 7.81% से गिरी हैं, एग्जैक्टली 8% से नहीं गिरी हैं। तो एग्जैक्टली 8% से प्राइसेस नहीं गिरेंगी, लेस देन 8% से गिरेंगी। सही है, समझ आई ये चीज? समझ आई ये चीज? तो ये बार बार आप, अच्छा ये निकला क्या था? अच्छा चलो मैं बता देता हूँ भाई। कैलकुलेटर पे क्या करना है? 100 रुपए को 100 रुपए को मल्टीप्लाई करोगे 98% से, इस तरह करना होता है। सही है। 100% को 98% से मल्टीप्लाई किया, फिर 98 को 98% से मल्टीप्लाई किया, 96 को 98% से मल्टीप्लाई किया। सही है। 22 in July 2013 orders for durable US manufactured goods from computers to aircraft fell 7.83%। सही है। अब what might explain this change in trade? ट्रेड का चेंज है, इसका मतलब है एक्सपोर्ट्स जो है वो मेरे कम हो रहे हैं। एक्सपोर्ट्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। तो आप नोटिस करो यहाँ पर जो है मेरी डिमांड कम हो रही है, और कौन सी डिमांड कम हो रही है? यूएस के गुड्स की डिमांड कम हो रही है। तो डिमांड मेरी कम कौन कर रहा है? मेरी डिमांड कम कर रहे हैं फॉरेनर्स, क्योंकि मेरी डिमांड फॉरेनर्स अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये फॉरेनर्स के एक्शन की वजह से मेरी डिमांड कम हो रही है, और पॉसिबल चांसेस है कि भाई फॉरेनर्स की इनकम कम हो गई है, क्योंकि अगर किसी फॉरेन कंट्री में रिसेशन आएगा तो उनकी इनकम कम होगी, उनकी इनकम कम होगी तो वो हमसे माल कम खरीदेंगे, तो उसका नॉक ऑन इफेक्ट अपन पे भी आएगा। तो क्या बोला हुआ है इसने? रीजन फॉर दिस चेंज बता दो। इन ट्रेड एंड यूएस बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसका आंसर डी होगा। डी क्यों होगा? क्योंकि एक फॉरेन कंट्री में रिसेशन आएगा तो उस कंट्री में पहले के मुकाबले में इनकम जो है वो कम होगी, इनकम कम होगी तो हमारे गुड की डिमांड को भी गिरा देंगे। सही है। दूसरी चीज, बैलेंस ऑफ पेमेंट में इसको कहां पर शो करेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट में इसको शो करेंगे करंट अकाउंट में। और करंट अकाउंट में कौन सी हेडिंग में शो करेंगे? ट्रेड इन गुड्स में शो करेंगे। ट्रेड इन गुड्स, क्योंकि विजिबल ट्रेड जो है वो हमारी करंट अकाउंट का पार्ट है, और करंट अकाउंट के भी ट्रेड इन गुड्स का पार्ट है। तो रिड्यूस इनफ्लो, रिड्यूस इनफ्लो क्यों? क्योंकि पहले के मुकाबले में एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं, तो मैं लेस पेमेंट्स रिसीव कर रहा हूँ, लेस रिसीव। और करंट अकाउंट में आएगा अंडर द हेडिंग ऑफ ट्रेड इन गुड्स, क्योंकि ये सारे के सारे मेरे विजिबल ट्रेड को देखता है। सही है। फिजिकल फिजिकल गुड्स को देखता है ये। तभी मेरा आंसर 22 है, डी है। The following exchange rates were recorded in the foreign exchange market. Within which range of values should 1 pound exchange for dollar? अच्छा, अब यार ये ध्यान देना थोड़ा, इसमें मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभार, बस सही से सुनना। इसने क्या बोला हुआ है? इसने मुझे देखो एक्सचेंज रेट दिए हैं, 1 पाउंड पे इतने यूरो हैं, $1 में इतने यूरो हैं, 1 यूरो में इतने डॉलर हैं। तो इसने मुझे डेटा दिया हुआ है थोड़ा अलग अलग तरीके का। सही है। अब मुझे इससे सवाल में क्या पूछा है? इससे मुझे सवाल में ये पूछा है, ये बताओ 1 पाउंड जो है वो कितने डॉलर की इक्वल है। अब मुझे इसने 1 पाउंड टू डॉलर का डेटा नहीं दिया हुआ, इसका मतलब है मुझे ये इंफॉर्मेशन यूज करके ये चीज निकालनी है। मुझे ये इंफॉर्मेशन यूज करके ये चीज निकालनी है। कैसे निकालेंगे भाई? देखो उसका तरीका होता है। सबसे पहली चीज,
एक पाउंड कितने यूरो के इक्वल है? एक पाउंड यूरो कितने? 1.20 यूरो के इक्वल है। क्लियर है ये चीज? एक पाउंड 1.208 यूरो के इक्वल है, जो कि मुझे सवाल में भी दिया हुआ है। अच्छा नेक्स्ट, फिर मुझे और क्या डेटा दिया हुआ है इसने? और मुझे डेटा से ये दिया हुआ है, इसने मुझे सवाल में बताया हुआ है कि एक यूरो किसके इक्वल है? 1.375 डॉलर्स के। सही है, एक यूरो किसके इक्वल है? 1.375 डॉलर्स के। अगर मुझे पता करना है कि 1.208, सही है, 1.208 यूरो में मुझे कितने डॉलर मिलेंगे, मुझे, मैं कैसे पता करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। मुझे पता है कि एक यूरो में मुझे इतने डॉलर मिलते हैं। अगर मुझे 1.208 यूरो में कितने डॉलर मिलेंगे मैं कैसे निकालूंगा? मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। तो मेरे एक्स का आंसर क्या आ रहा है? मेरे एक्स का आंसर क्या आ रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स का आंसर क्या आएगा? 1.661। सही है, 1.661। अच्छा अब देखो, आप समझने वाली बात है, डेटा मैंने निकाल लिया जितना निकालना था। अच्छा सवाल में क्या बोला हुआ है? अब सुनना, सवाल में क्या बोला हुआ है? एक पाउंड में कितने यूरो मिलने? 1.208। सही है, एक पाउंड में कितने यूरो मिलने? 1.208। और 1.208 के कितने डॉलर मिलने? 1.208 के कितने डॉलर मिलने? कितने डॉलर मिलने? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पाउंड में कितने डॉलर मिलेंगे? 1.661। समझ आया ये? एक पाउंड पे 1.208 यूरोज है, और 1.208 यूरोज पे 1.661 डॉलर है। इसका मतलब है एक पाउंड पे कितने डॉलर मिलेंगे? इतने मिलेंगे। समझ आया? तो सिंपली मुझे बस ये निकालना था, जितना, जितने का पाउंड यूरो से एक्सचेंज हो रहा है ना, हमेशा इन सवालों में क्या करना है, जितने का पाउंड यूरो में एक्सचेंज हो रहा है ना, इस यूरो से जो ये करेंसी मांग रहे हैं ना, उसको एक्सचेंज करके निकाल लो कि इतने यूरो में कितने डॉलर मिलने हैं। क्योंकि अगर आपको ये मिल गया ना, तो इनडायरेक्टली इसका मतलब यही है, आप एक पाउंड में 1.208 यूरो लो, या आप एक पाउंड में ये लो, बात एक ही है। सही है? तो ये क्या हो रहा है, ये मेरा मोर देन 50 है, मोर देन 1.5। सही है, मोर देन 1.5। तो सवाल में यही पूछा है, डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं, तो मेरा यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी होगा। 1 पाउंड इज इक्वल टू मोर देन 1.5। क्लियर है? 1 पाउंड इज इक्वल टू मोर देन 1.5। अच्छा अब आसान वाले एमसीक्यू में जल्दी जल्दी निकालते हैं। Between 2005 and 2010, a country's import prices rose by 25% and its terms of trade rose to 120। हमेशा याद रखना, टर्म्स ऑफ ट्रेड को हमेशा इंडेक्स फॉर्म में किया जाता है। अगर आपकी इंपोर्ट की प्राइसेस 25% से बढ़ रही हैं, इसका मतलब है आपका इंडेक्स क्या होगा? आपका इंडेक्स होगा 125। आप 100 में ऐड कर दोगे। सही है? तो अगर बढ़ रहा है तो 100 में ऐड कर दोगे, गिर रहा है तो 100 से माइनस कर दोगे। और आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड कितना है? 120। What has which change there has been in the country's export prices? तो टर्म्स ऑफ ट्रेड का यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे। क्या फॉर्मूला होता है? इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट की प्राइसेस डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट की प्राइसेस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड मुझे दिया हुआ है कितना है? 120 इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट की प्राइसेस मुझे नहीं पता, x डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइसेस कितना आ रहा है? 125 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मेरे पास x का आंसर क्या आ जाएगा? x का आंसर बता दो जल्दी। 150 चाहिए। x का आंसर मेरे पास आ जाएगा 150। तो मेरे पास इंडेक्स आ गया 150 का। इसको मैं क्या करूंगा? इसको मैं 100 से माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास आंसर आ रहा है +50। इसका मतलब है एक्सपोर्ट की प्राइसेस जो है वो 50% से बढ़ी हैं। एक्सपोर्ट की प्राइसेस जो है वो 50% से बढ़ी हैं। तो देयर हैज बीन अ चेंज इन एक्सपोर्ट प्राइसेस, जो कि 50% का चेंज है और पॉजिटिव चेंज है। क्योंकि 100 से ऊपर का मतलब है प्राइसेस बढ़ी हैं। सही है? 100 से ऊपर का मतलब है प्राइसेस क्या हुई हैं? बढ़ी हैं। 25, the diagram shows production possibility curve for two countries x and y. What can be deduced from the diagram? अच्छा जब भी आपके पैरेलल, आप नोटिस करो आपके पैरेलल है, आपकी लाइंस जो है वो पैरेलल हैं दो कंट्रीज की। और जब भी दो कंट्रीज की लाइन पैरेलल होती है तो उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो क्या होते हैं? उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियोज इक्वल होते हैं। सही है? उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो रेशियोज इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब है देयर आर नो गेन्स फ्रॉम ट्रेड। सही है? नो गेन्स फ्रॉम ट्रेड, ट्रेड करने का फायदा ही नहीं है। तो ट्रेड बिटवीन एक्स एंड वाई विल नॉट टेक प्लेस, क्योंकि अगर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रेशियो ही सेम है तो ट्रेड का कोई मकसद ही नहीं है। सही है? तो 25 का आंसर आपका होगा डी। What is not associated with greater economic integration between countries? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होती है? जब कंट्रीज आपस में मिलके
-100 इसलिए करते हैं क्योंकि इंडेक्स का चेंज निकालना है ना। 150 का मतलब है कि 50% से प्राइसेस बढ़ी हैं, तो 100 माइनस 150। व्हाट इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्रेटर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज। तो इंटीग्रेशन क्या होती है, जब कंट्रीज आपस में मिल जाती हैं, सही है। तो भाई नॉट एसोसिएटेड क्या क्या होगा, फाइनेंशियल फ्लोज, कोई लेना देना नहीं है इसका, बल्कि नॉट एसोसिएट इसका है लेना देना, यस। इंक्रीज फाइनेंशियल फ्लोज क्यों, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करते हो तो इससे पैसे आते हैं, तो इसका लेना देना है। कोटास का लेना देना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोटास तो प्रोटेक्शनिज्म है, कोटास तो प्रोटेक्शनिज्म है, और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का सबसे बड़ी चीज होती है फ्री ट्रेड। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की सबसे बड़ी चीज होती है फ्री ट्रेड, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। ट्रेड क्रिएशन और डाइवर्जन होते ही उसी केस में जब आप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करते हो। ट्रेड डाइवर्जन और क्रिएशन होता ही उसी केस में है जब आप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करते हो, वरना तो ये पॉसिबल ही नहीं है, सही है। मेरा यहाँ पर आंसर होगा बी। दिस स्टेटमेंट इज नॉट अ वैलिड जस्टिफिकेशन फॉर इम्पोर्ट टैरिफ। कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी जस्टिफिकेशन है जो कि टैरिफ को जस्टिफाई नहीं करता, टैरिफ नहीं लगना चाहिए। अ टैरिफ विल प्रिवेंट इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। भाई अगर आप रॉ मटेरियल मंगवा रहे हो, अगर आप रॉ मटेरियल मंगवा रहे हो और आपकी इंपोर्ट की प्राइसेस बढ़ गई हैं, आपकी डिमांड तो इनइलास्टिक है, तो इससे आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो आपकी एग्रीगेट सप्लाई गिरेगी। इसका मतलब है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन यहाँ पर आ रही है, तो ये मेरी टैरिफ की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, सही है, ये मेरी टैरिफ की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अ टैरिफ विल प्रिवेंट अनफेयर कंपटीशन, अनफेयर फॉरेन, यस। ये डंपिंग को प्रिवेंट करता है, ये डंपिंग को प्रिवेंट करता है, तो ये यस है। अ टैरिफ विल प्रोटेक्ट डेवलपिंग इंडस्ट्री, यस, ये इन्फेंट इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है। अ टैरिफ विल प्रोटेक्ट इंडस्ट्री इन डिक्लाइन, यस, ये डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करता है, सही है, बचाता है। एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ पॉलिसी। इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कंजम्पशन गिरती है, इन्वेस्टमेंट गिरती है, एग्रीगेट डिमांड गिरती है। एग्रीगेट डिमांड गिराने वाली पॉलिसीज को क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज बोला जाता है, या दूसरे लफ्जों में क्या बोल सकते हो, डिफ्लेशनरी पॉलिसी बोल सकते हो। तो कॉन्ट्रैक्शनरी कॉन्ट्रैक्शनरी पर ये मॉनेटरी पॉलिसी होगा, तो बी आंसर है इसका, सही है। कॉन्ट्रैक्शनरी में आप एग्रीगेट डिमांड को गिराते हो, एक्सपेंशनरी में आप एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाते हो, सही है। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, टैक्सेस को बढ़ाना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को गिराना। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ ली। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी का पॉलिसी क्या होती है, मनी सप्लाई को बढ़ाना, इंटरेस्ट रेट को गिराना और एक्सचेंज रेट को गिरा देना। सप्लाई साइड पॉलिसी रिस्ट्रिक्टिव सप्लाई साइड पॉलिसी, इसका मतलब है एग्रीगेट सप्लाई को गिराना, इसका मतलब है एग्रीगेट सप्लाई को गिराना। 29 possible policies a government might use to reduce the deficit on the current account of the balance of payment include devaluation। devaluation क्या होती है, switching policy होती है। devaluation क्या होती है, expenditure switching policy। government spending cuts and interest rate rises and tariffs। These two policies would be classified as expenditure reducing। expenditure reducing policy कौन सी होती है, या दूसरे लफ्जों में आप इसको कह सकते हो डैम्पनिंग, तो वो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी होती है, सही है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। डीवैल्यूएशन आपकी स्विचिंग पॉलिसी होती है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कट्स एंड इंटरेस्ट रेट राइजेस, यस, ये मेरा आंसर बी है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी। इंटरेस्ट रेट राइजेस एंड टैरिफ, टैरिफ आपकी स्विचिंग है, तो ये भी नहीं होगा। टैरिफ्स एंड डीवैल्यूएशन दोनों आपकी स्विचिंग पॉलिसी है, तो ये तो बस बेसिक थ्योरी का सवाल था। Which policy adopted by a government with the intention of reducing the rate of inflation? तो ये प्राइजेस को कम करना चाह रहे हैं, ये प्राइजेस को कम करना चाह रहे हैं। Might cause a greater deficit on the balance of payment, सही है। Higher foreign exchange rate for its currency, तो ये बात कर रहे हैं एप्रिसिएशन की। तो अगर मैं आपसे एप्रिसिएशन की बात करता हूँ, एप्रिसिएशन में क्या होता है, एप्रिसिएशन में आपकी एक्सपोर्ट की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाती हैं, इंपोर्ट की प्राइसेस जो है वो क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं। एक्सपोर्ट की प्राइसेस बढ़ती हैं तो रेवेन्यू क्या होता है, कम हो जाता है, और इंपोर्ट की प्राइसेस गिरती हैं तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसकी वजह से आपका डेफिसिट बढ़ गया, तो पहली कंडीशन जो है मैंने सवाल में क्या कर ली, मीट कर ली। फिर एग्रीगेट डिमांड आपका गिरता है, फिर एक्सपोर्ट के रेवेन्यू के गिरने से, और आपकी इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी आ जाती है। क्या आ जाती है, प्राइस स्टेबिलिटी आ जाती है। इसका मतलब है आपने इन्फ्लेशन को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। तो सवाल में इसने मुझे यही बोला हुआ है, ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिसमें इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है पर डेफिसिट बढ़ जाता है, वो एप्रिसिएशन की ही होती है, सही है। हायर इंटरेस्ट रेट फॉर डोमेस्टिक कस्टमर्स, आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओगे, कंजम्पशन गिरेगी, इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर जो है वो गिरेगा, इससे आपका डेफिसिट जो है वो कम हो जाएगा। तो कंडीशन सवाल की मीट नहीं हो रही, डेफिसिट बढ़ाना है। हायर सब्सिडीज, सब्सिडीज दोगे तो पहले के मुकाबले में प्राइजेस कम होंगी, प्राइजेस कम होंगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन आ जाएगी। तो सवाल की कंडीशन मीट नहीं हो रही।
हायर टैक्स रेट्स ऑन कंज्यूमर इनकम्स, आप टैक्स रेट बढ़ा दोगे इनकम पे तो डिस्पोजेबल इनकम जो है वो गिर जाएगी, कंजम्पशन गिर जाएगी, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर जो है वो गिर जाएगा, और आपकी कंट्री में जो है वो डेफिसिट कम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कंडीशन मीट नहीं होगी, तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या होगा, ए होगा। ठीक है।